हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना यूपीएससी का क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है। ये आपका एक आपके आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में काम भी आएगा, क्योंकि जीके जो है ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आप भी थोड़ा, अदर एग्जाम वाले भी थोड़ा देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है। स्टेटमेंट वन बोला है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल। तो सबसे पहली जो इस सीरीज में सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने ट्रोपोस्फेयर के ऊपर किया था, ये सेकंड क्वेश्चन अपना इसी पेपर में ट्रोपोस्फेयर का सेकंड क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पांच लेयर है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच। राइट। तो बोला है कि ट्रोपोस्फेयर ही होता है आपका। ओके। तो सबसे जो पृथ्वी के साथ में होता है वो आपका ट्रोपोस्फेयर बोला है। अब इसने ये बोला कि जो ये ट्रोपोस्फेयर है ये आपका इक्वेटर है, ये आपका पोल है। तो ट्रोपोस्फेयर क्या ज्यादा डिस्टेंस से होकर गुजर रहा है, कुछ इस तरह से बात इसने की है। ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे तो ये बोल रहा है कि ये की है। भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के पास कोई भी चीज होगी ना वो ज्यादा डिस्टेंस तक रहेगी। क्यों रहेगी? स्टेटमेंट टू एक बार देख लेते तो ये आपका स्टेटमेंट वन तो अपना ठीक है, लेकिन इसका रीजन भी है। रीजन आपने स्टेटमेंट टू में दे रखा है। क्योंकि क्योंकि इक्वेटर के पास हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट क्या होता है? जो धरती या फिर वाटर वगैरह, जो जितने भी क्या होता है कि जैसे वहां पर हीट पड़ती है तो हीट क्या होती है, अपने आप की जगह, अपने आप को जगह बनाती है। ठीक है। तो वो आपका कन्वेक्शनल करंट होता है, और कन्वेक्शनल करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे पॉइंट से। क्योंकि हमारा काम ये नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवाना, आप हमारा काम ये है कि आपके जो भी पॉइंट इस क्वेश्चन में रहेंगे ना उसको भी सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट टू आपकी ठीक है, क्योंकि आप देखोगे हीट जहां पर भी रहेगी ना, हीट हीट क्या करती है, स्पेस ज्यादा लेती है। ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट टू एग्जैक्ट स्टेटमेंट वन की एक्सप्लेनेशन होगी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सिर्फ इसी में ठीक, ऑप्शन ए में ठीक है। और ये बोला कि स्टेटमेंट टू जो है ना एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट वन को, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बिना हीट के, देखो जहां पर हीट रहेगी वहां पर स्पेस ज्यादा रहेगा, जहां पर हीट कम रहेगी वहां पर स्पेस कम रहेगा। ये चीज होती है। ठीक है। राइट। तो ऑप्शन नंबर ए आप इस क्वेश्चन का राइट करोगे। तो देखते हैं फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पेज। तो भाई यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, एक तो इक्वेटर देखा है, पोल देखा है, ट्रोपोस्फेयर देखा है, कन्वेक्शनल करंट देखा है। तो इस चारों के बारे में बिल्कुल बारीकी से डिटेल करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से सुनोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है, कैसे क्या मतलब, हर एक चीज आपको यह बताई जाएगी। डेफिनेशन और लोकेशन की बात करें तो इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने खुद इमेजिन इमेजिन कर रखी है। कहाँ पर? मिडल ऑफ द अर्थ, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये क्या है? ये इक्वेटर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो कि यहाँ से ये आपकी अर्थ है, ये आपके नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल के क्या हो गए, दोनों के बीच में है बिल्कुल एग्जैक्ट। ये डिवाइड करता है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर को। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फेयर नीचे रह जाएगा। और इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड। याद रखना, लेटीट्यूड आया है तो 0 डिग्री लेटीट्यूड, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है? लेट, लेट समझो, लेट का मतलब क्या होगा? लेटना। ठीक है। तो लेटना, जो लाइन लेटी हुई है उससे हम क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। और ये कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर लाइन होती है। ठीक है। राइट। क्लाइमेट और वेदर की बात कर देते हैं। तो इक्वेटर एक्सपीरियंस है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्यों है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसे हम क्यों बोलते हैं? हाई टेम्परेचर आपको यहाँ मिल जाता है। रेनफॉल पूरे साल यहाँ पर रेनफॉल भी होती रहती है, मतलब नमी का एरिया ज्यादा होता है। ठीक है।
जनरली की बात करें तो टेम्परेचर रेंज जो होता है यहाँ पर 25 से 28 डिग्री होती है, जिसे आप फ़ारेनहाइट में भी कह सकते हो, 77 टू 88 कर सकते हो। अब आपका काम क्या है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, ये खुद फॉर्मूला बना कर, फॉर्मूला कौन सा है वो उस पर नोट करो, ठीक है, उसको ऊपर काम करिए। डे एंड नाइट की बात करें तो डे एंड नाइट यहाँ पर इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं इधर डे एंड नाइट। और कौन कितने कितने घंटे के, 12 घंटे, पूरे 12 घंटे के डे और पूरे 12 घंटे की नाइट होती है। क्योंकि इक्वेटर जो है रिसीव करता है डायरेक्ट सनलाइट को, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेटर है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट सनलाइट को अपनी तरफ लेगा, ठीक है। मिनिमाइज सीजनल चेंज इन डे लाइट, तो मतलब यहाँ तो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहते हैं, सॉरी, डे और नाइट इक्वली रहते हैं, ठीक है। कोरोलिसिस इफेक्ट का बात कर लेते हैं। तो भाई कोरोलिसिस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है, ये कोरोलिसिस कोई साइंटिस्ट है उसने दिया था ये नाम, ठीक है। तो ये जब भी आपका देखो, आपके पास कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, ठीक है, आप पानी को हिलाओ, मतलब बाल्टी को हिलाना है, अपने बाल्टी को जैसे हिलाओगे तो वो कुछ एयर के साथ क्या करेगा, कुछ रिएक्शन बनाएगा, ठीक है। जैसे तूफान आता है समुद्र में, आपका ये क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तूफान नहीं होता है, साइक्लोन वगैरह जो भी है, तो वो आपका क्या करेगा, वो एयर के साथ कुछ रिएक्शन बनाता है और एयर को वाटर में ले जाता है, तो इस वजह से कोरोले उस जो कुछ वहां पर इफेक्ट होगा उसे हम कोरोलिसिस इफेक्ट बोलते हैं। बाकी इन्होंने बोला है बहुत नेगेटिव पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, मूविंग एयर एंड वाटर टू टर्न एंड ट्विस्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन, ड्यू टू अर्थ रोटेशन का मतलब कि जैसे अर्थ घूमती है तो वो ही, मतलब इस तरह से आपने बाल्टी को हिलाना है, ठीक है, जो कि हमेशा क्या रहेगा, जीरो एट द इक्वेटर, राइट। यहाँ पर क्यों रहेगा साइक्लोन, देखो बोल दिया था ना, तूफान वगैरह, हेरिकेन डू नॉट फॉर्म डायरेक्टली एट द इक्वेटर, दे नीड हेड कोरोलिसिस इफेक्ट टू डेवलप। ये अपने अपने आते, ये किस लिए आते हैं, कोरोलिसिस इफेक्ट को इनको चाहिए, और इंक्रीज वे फ्रॉम द इक्वेटर। और जितनी दूर इक्वेटर से, देखो इक्वेटर पर तो ये जीरो रहेगा, लेकिन इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएगा यहाँ पर ये इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर आपने पानी वगैरह जहाज देख रखा होगा तो ये क्या होता है, पानी की जहाजें आपको वहां पर क्या मिलती है, खुद चलती हैं, ज्यादातर इक्वेटर लाइन से होकर चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पर कोलोरेसिव इफेक्ट का खतरा कम रहता है, ठीक। जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। इक्वेटर क्रॉस थ्रू 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज, कैसे कैसे जाएगा भाई आपको, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, साओ टोम, प्रिंसिपल प्रिंसिपे, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबट। तो देखिए भाई कौन सा देश किस टेरिटरी का है, देखिए आप। तो इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, ये तीन देश तो हैं अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, ठीक है। फिर आपका गमन, दोनों कोंगो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है। ये कहाँ से हैं, यहाँ तक, यहाँ गबन से लेकर सोमालिया तक कौन से देश, कौन से कंटिनेंट में आते हैं, अफ्रीका, अफ्रीका के आते हैं, ठीक है। और बाकी साओ टोम, प्रिंसिपल, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, किरिबाटी आई थिंक अमेरिका में जाता है, लेकिन हम काउंट करेंगे यहाँ पर एशिया में, ये सारे के सारे कहाँ पर है, एशिया में, ठीक है, एशिया में, ओके। और अगर इंडिया की बात कर लिया जाए तो इंडिया जो होता है, इंडिया का जो लेटीट्यूड पॉइंट है 8 डिग्री, मतलब 8 डिग्री ऊपर है, तो ये आएगा नहीं, ठीक। इट इज यूज टू रेफरेंस पॉइंट फॉर नेविगेट, ये क्या काम करते हैं, नेविगेट का काम करते हैं, जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन
बनाते हैं। इक्वेटर इज आल्सो क्रूशल फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न एंड ओशन करंट। मतलब ये सारे के सारे के हम क्या किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि आपका जो भी ग्लोबल क्लाइमेट है उसके बारे में जान सके और ओशन की धाराएं वगैरह किस तरह चलती है वो जान सके, ठीक है। तो इक्वेटर आपने पढ़ लिया। आप पढ़ते हैं पोल के बारे में। तो अर्थ के पोल किस तरह है, जियोग्राफिकल की बात करें तो अर्थ हैज टू जियोग्राफिकल पोल, जिसे हम नॉर्थ पोल जो कि ऊपर होता है आर्कटिक, साउथ पोल जिसे हम अंटार्कटिका की भी कहते हैं, अंटार्कटिक भी कहते हैं। These poles are point where the earth axis of the rotation intersect its surface। ये अपने इंटरसेक्ट करती है अपने सरफेस को, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल वगैरह की बात नहीं किया क्या? नहीं, शायद नहीं लिखा हुआ। तो एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है दोनों तरफ, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है। एक तो चीज ये है, और इसके साथ साथ इस इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, लोग्निट्यूड, लोग्निट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे याद रखो कि लॉन्ग लॉन्ग मतलब खड़ा, जो भी देखो एक ही ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, जो खड़ा रहता है ना वो क्या होता है, पोल के बारे में बताता है, और जो लेटा होता है वो क्या होता है, अर्थ के बारे में बताता है। तो लोग्निट्यूड लैटिट्यूड आप इस तरह से याद कर सकते हैं। मैग्नेटिक पोल्स की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक पोल डिफरेंस फ्रॉम जियोग्राफिकल पोल। अब ये मैग्नेटिक पोल क्या बोला है, तो देखो मैग्नेटिक पोल जो होगा ना वो आपके अर्थ के सरफेस अंदर होगा, ठीक है। बाकी अगर हम पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, वेयर द अर्थ मैग्नेटिक पोल इज स्ट्रोंगर दे मूव ड्यू टू चेंज इन अर्थ कोर। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मजबूत होगा ना वहां पर क्या होगा, अर्थ की कोर घूमने स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये सिर्फ मैग्नेटिक, देखो पोल के कारण क्या होते हैं, अपने अर्थ से घूमती है, ठीक है। क्यों घूमती है आपको पता लग गया, मैग्नेटिक पोल के कारण घूमती है, ओके। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद लॉन्ग पीरियड ऑफ डे लाइट। लॉन्ग पीरियड मतलब कई बार तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड डार्कनेस, कौन कौन सी जगह, आर्कटिक और अंटार्कटिका सर्कल पर आपका ये बात होती है, बाउंड्रीज ऑफ दीज एक्सट्रीम कंडीशन। क्योंकि ये बहुत लंबे रूट पे होता है, आप देखोगे जैसे अपने अर्थ ये इस तरह से पोल बनाती है, यहाँ पर तो आर्कटिक हो गए नॉर्थ पोल के साथ, यहाँ पर अंटार्कटिका हो गया साउथ पोल के साथ। अगर ये दर्शन है तो अगर आप अर्थ को एक तरह का सीधा मान लो, तो जैसे जैसे ये घूम रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर यहाँ दिन है तो यहाँ 6 महीने रात होगी, 6 महीने रात, और यहाँ पर 6 महीने दिन, डे, ठीक है। फिर 6 महीने के बाद जैसे घूम के रोटेट करके यहाँ आई और ये यहाँ आया तो इधर रात हो जाएगी, ऊपर दिन हो जाएंगे, ठीक है। पोलर रीजन आर कोल्ड डिजर्ट यूनिक इकोसिस्टम इंक्लूडिंग स्पेसीज adapted to extreme cold such as polar bear in Arctic and penguin in Antarctica। बोला कि अगर क्या ये कोल्ड डिजर्ट है, मतलब हमेशा ही बर्फ पड़ते रहते हैं। स्पेसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर रहने वाले जो जीव होंगे वो ठंड में अच्छे से रह सकते हैं। पोलर बियर मतलब बर्फीले भालू आप कह सकते हो, जो कि आर्कटिक में आपको मिल जाएंगे। पेंगुइन आपको अंटार्कटिका में मिल जाएंगे, ठीक। साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, both poll critical scientific research particularly in field of climate change, ग्लाइसोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, दोनों के दोनों अपने काम किए हैं। किस किस में, मौसम चेंज में। यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च सेंटर भी बहुत चलाए जाते हैं। ग्लाइसोलॉजी जो कि बर्फीले बर्फ की जानकारी देते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम प्रिजर्व अंटार्कटिका फॉर पीसफुल साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट परपेज प्रोहिबिट मिलिट्री एक्टिविटी एंड मिनरल माइनिंग। तो अंटार्कटिका जो होता है क्या है, यहाँ पर ट्रीटी सिस्टम चलाया जाता है। क्यों?
क्योंकि पीसफुल है और साइंटिस्ट पर्पज के लिए काम आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता तो है ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई साइंटिस्ट वगैरह अपना काम करने जाता है। यहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं है और ना ही कोई माइनिंग है, ठीक है अब तक। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे? अब ये देख लो, एक हो रहा है एल्बेडो इफेक्ट। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो, कौन सा इफेक्ट पढ़ा था? कोरोलिसिस इफेक्ट। अभी आपका एल्बेडो इफेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एल्बेडो इफेक्ट क्या होता है? ये सोलर रेडिएशन के बारे में बताता है, बाकी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ क्लाइमेट बाय रिफ्लेक्टिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के बारे में बताता है और ड्राइव करता है ओशियन करंट एंड वेदर पैटर्न को, ठीक है, राइट। तो याद रखना कि अल्बेडो भी किस तरह का काम करेंगे, मौसम विभाग और ये जो समुद्र की जलधारा है इसको, इसके इफेक्ट के बारे में बताता है, मतलब इसमें क्या चीजें होने वाली है, जिससे पहले आपको मौसम की जानकारी मिल जाती है, वो इसी के कारण मिलती है, अल्बेडो इफेक्ट के कारण। मेल्टिंग पोलर आइस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, आजकल आइस गिर रही है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, सी लेवल उठा हुआ है। चेंज इन ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम, और ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम भी चेंज हो रखा है, मतलब बहुत बड़ा बुरा प्रभाव हो रखा है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें, the Arctic region is of significant geopolitical interest due to its natural resource, ऑयल गैस मिनरल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ऑयल गैस मिनरल मिल जाएगा। न्यू शिपिंग रूट ओपन बाय मेल्टिंग आइस, यहाँ पर जो शिप वगैरह जाती है वो आइस को मेल्ट कर देती है, ठीक है। सेवरल कंट्रीज जैसे रूसिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, कुछ टेरिटोरियल हैं और आर्कटिक रीजन है, ये इस लाइन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। सिंपल सा था, समझ आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब बात करता हूं मैं आपके लिए ट्रोपोस्फेयर क्या चीज है। पहले तो हम अर्थ के पांचों वो पढ़ेंगे कि सरफेस, आपके फाइव के फाइव सरफेस कहाँ कहाँ है, कैसे हैं, ठीक है। तो देखें, जैसे मान लीजिए ये आपके अर्थ है, अर्थ है, पहला आपका ट्रोपोस्फेयर आएगा, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, ओके। मैं बाकी डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बस आज ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताऊंगा। क्या पता किसी और क्वेश्चन में स्ट्रेटोस्फेयर मिल जाए, मेसोस्फेयर मिल जाए। देखो मेसोस्फेयर आपका बीच में आ जाएगा, एम से मीडियम याद रख लेना और एम से मेसो भी याद रख लेना। फिर आपका आएगा थर्मोस्फेयर। तो यहाँ से थर्मोस्फेयर में आपका क्या होता है, टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज होता है। और फिर आपका लास्ट मंडल आएगा एक्सोस्फेयर, मतलब लास्ट वाला बिल्कुल कह सकते हो। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? स्पेस देखने को मिलेगा, मतलब जो भी है आप क्या करते हो, सैटेलाइट वगैरह छोड़ दे तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। और जो रेडियो कम्युनिकेशन, सॉरी, थर्मोस्फेयर में होता है सैटेलाइट वगैरह, ओके। और स्ट्रेटोस्फेयर में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर मिल जाएगी, ओजोन लेयर मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा बात नहीं करना है, इस बस नॉर्मल याद रखना। और कुछ भी पूछना हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वहां से हेल्प करूंगा मैं आपकी, ठीक है। लोकेशन और थिकनेस की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर जो है लोवेस्ट लेयर है अर्थ से, बोला था बिल्कुल अर्थ के चिपकी हुई है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 8 से 15 किलोमीटर, 8 से 15 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे हम माइल्स में काउंट करें तो 8 से 5 से 9 माइल्स दूर है। डिपेंडिंग ऑन लेटीट्यूड, थिकर एट द इक्वेटर एंड थिनर इन एट द पोल। ये लो, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट वन ये तो कह रही है और इसी के बारे में पूछा। अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ एटमॉस्फेयर मास एंड इज वेयर मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना ऑकर। यहाँ से हमें 75% अपना एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं। इन द ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड,
यहाँ पर टेम्परेचर एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कम होता जाता है, ठीक है। दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट नोन एज एनवायरमेंटल लैप्स रेट, इसे हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसे आप क्या क्या बोलोगे, लैप्स रेट बोलोगे। तो ये भी आपका काम का है, जो कि 66.5 किलो सेल्सियस पर किलोमीटर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर जाएंगे तो मार्क बाय द ट्रोपोस्फोज वेयर द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीज। ऊपर जाते जाओगे तो ट्रोपोस्फोज आएगा। वैसे ये ट्रोपोस्फेयर में के अंदर है ट्रोपोस्फोज, जहां पर टेम्परेचर को रोक दिया जाता है, ठीक है, कम कर दिया जाता है, बिकॉज नियरली कांस्टेंट सेपरेटिंग इट एंड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर अबोव। तो यहाँ पर ये बोला गया भाई जितने ऊपर आप जाओगे ना तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वेदर क्लाइमेट की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर इज प्राइमरी लेयर ऑफ वेदर एक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर क्लाउड एंड एरोसोल। तो ट्रोपोस्फेयर एक आपकी प्राइमरी लेयर है जो कि सबसे पहले है। उसमें क्या पाएगा, आपको वाटर वेपर मिलेंगे, बादल मिलेंगे। एरोसोल, एरोसोल क्या चीज होती है, एरोसोल एक ऐसा पदार्थ होता है, मतलब किसी भी चीज में गैस का पाना एरोसोल होता है, ठीक है। कई बार आप देखोगे ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं, एस्ट्रॉइड जिसे हम एस्ट्रॉइड वगैरह बोलते हैं, उसके अंदर बाई चांस तारे देखो, तारे में क्या है, एरोसोल होता है। तारे क्या होते हैं, एक एरोसोल का काम करते हैं। इतना समझ लेना, ठीक है। रीजन वेयर वेदर सिस्टम सच एज साइक्लोन एंटी साइक्लोन स्टॉर्म डेवलप, इनके कारण क्या होता है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन स्टॉर्म आते हैं। क्रूशियल फॉर मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट स्टडीज, ये किसके लिए काम आता है, मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विभाग, और क्लाइमेट स्टडी मतलब कि क्लाइमेट, जो भी आपके मौसम की जानकारी देते हैं उनके बारे में काम आता है। कंपोजिशन की बात करें, ट्रोपोस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो यहाँ तक तो 99% हो गया। बाकी 1% किस में आ गया, आर्गन आ गई, कार्बन आ गया एंड वाटर वेपर आ गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, वाटर वेपर वेरियस विथ लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। वाटर वेरियस, वेटर वेपर्स जो मिलेंगे आपको लेटीट्यूड पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। बीइंग हायर इन द लोअर रीजन एंड नियर द इक्वेटर, क्यों, क्योंकि ये लोअर रीजन में काम आता है और इक्वेटर के बिल्कुल पास में है। कंपोजिशन स्पॉट लाइफ होगी, इन्फ्लुएंस वेरियस एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर आप एनवायरमेंटल और इकोलॉजी प्रोसेस देख सकते हो, क्योंकि आप देखोगे सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो इसके आसपास है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि इनके टेम्परेचर के कारण है, ओके। तो भाई ये था अपना ट्रोपोस्फियर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा, देख लेना, ठीक है, बात कर लेना। कन्वेक्स कन्वेक्शनल करंट, अब आपका आया कन्वेक्शनल करंट क्या चीज होती है। देखो, बाकी मैंने आपको बता दिया था कन्वेंशनल करंट क्या होते हैं। किसी भी लिक्विड सॉलिड गैस का में कोई भी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या करता है, उस चीज को फैलाता है, ठीक है, राइट। तो वो ही चीज होते हैं, बाकी देख लेते हैं। कन्वेक्शन करंट रिफर टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस जिसमें मिला हुआ, कोज बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी विद द फ्लूइड। तो ये क्यों होता है, टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का घटना बढ़ना, और डेंसिटी क्या होगी फ्लूइड में होगी, ठीक है। इन द अर्थ मेंटल these current are responsible for the transfer of heat, बोला था क्या काम आएंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस, मतलब कि हीट का ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि आपके अर्थ में बिल्कुल सेंटर में चलो, सेंटर में सबसे ज्यादा हीट आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, इस चीज के कारण। और फिर जैसे जैसे जाओगे तो हीट क्या होगी, कम होती जाएगी, राइट।
रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होगा कि एक आपका एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन। जैसा आप हाथ को हाथ से रगड़ेगा तो यहाँ से फ्रिक्शन बनेगी, तो इस फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। बाकी समझ लेते हैं क्या इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं। कन्वेक्शनल करंट इन द मेंटल आर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक्स। कि मेंटल में आपको ये प्लेट्स मिल जाएंगे। तो अर्थ के तीन पार्ट होते हैं, सेंटर से लेकर ये आपका ये बीच में क्या होता है, मेंटल होता है। ये क्या होता है, क्रस्ट होता है सबसे ऊपर, और ये क्या होता है, कोर होता है। ठीक है। तो ये प्लेट आपको कहाँ मिलेगी, जैसे हीट ऊपर आती है तो प्लेट अपने क्या करेगी, घर्षण स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो मेंटल में होता है। दे काज द लिथोस्फेयर प्लेट टू मूव। इसका कारण क्या है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, जो कि मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट, प्लेट कई तरह के होते हैं, तो हम उसको फिर किसी क्वेश्चन में अगर हमें प्लेट के बारे में जानकारी मिलेगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका लिथोस्फेयर क्या होता है, हिलने स्टार्ट हो जाती है और क्रिएशन बनाना स्टार्ट करती है, मूवमेंट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन टू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में क्या होगा, एक डिस्ट्रैक्शन होगा, जिसे आप क्या बोलते हो, तूफान या फिर आंधी तूफान, और भी क्या बोलते हो, लावा निकलना, ज्वालामुखी फटना। ठीक है। इस मूवमेंट के कारण वेरियस जियोलॉजिकल फिनोमिना होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी और माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग मतलब पर्वत बनते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, अर्थक्वेक मतलब तूफान वगैरह आते हैं। ठीक है। भूकंप, सॉरी भूकंप, तूफान नहीं, भूकंप। फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट की बात करें, इन ओशियन कन्वेक्शनल करंट आर जनरेटेड बाय द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द वाटर सरफेस। तो ये कन्वेक्शनल करंट पानी में कैसे बनते हैं, कि इनकी भी डिफरेंट हीटिंग होती है, जैसे डिफरेंट हीटिंग लेयर में होती है वैसे वाटर सरफेस में होती है, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ सरफेस करंट, जो कि सरफेस करंट को बनाने में हेल्प करती है। करंट प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अराउंड द प्लेनेट। तो ये कहा देखो, अलग अलग जगह अपने अर्थ पर अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर होगा। ठीक है, कहीं ठंडी होगा, कहीं नॉर्मल होगा, कहीं गर्मी होगा। तो ये भी क्या करेगा, ये सिर्फ ओशियन करंट के कारण आपके यहाँ मौसम चेंज होता रहता है। ठीक है। कहीं नमी, जैसा आप बारिश में देखते हो नमी आप बन जाती है। ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही काम करता है, जैसे बारिश हुई अर्थ में से क्या निकलेगी, नमी निकलेगी। ठीक है। वेदर क्लाइमेट पैटर्न की बात करें, एटमॉस्फेरिक कन्वेंशनल करंट आर रिस्पॉन्सिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेदर पैटर्न। तो ये क्या काम करता है, वेदर पैटर्न को बनाने में काम करता है। वार्म एयर राइजेज एंड कोल्ड एयर सिंक। तो कोई भी चीज होगी, जो भी गर्म चीज होगी वो बाहर निकलेगी। ठीक है, राइज करेगी, पैदा होगी। और जो को ठंडी चीज होगी वो क्या होगी, सिंक होगी, उसके अंदर जाएगी। ठीक है। लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ विंड, क्लाउड एंड परसिप्शन। जो कि डेवलप करेगी किसका, विंड का, क्लाउड का और प्रिसिप्शन का स्टार्टिंग करेगी। प्रोसेस इज फंडामेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड अदर वेदर फिनोमिना। ये क्या करेगी, थंडरस्टॉर्म मतलब जो कि तूफान वगैरह होती है, और भी मौसम के जो भी फिनोमिना है उसको रिलीज करेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। रोल इन मेंटल, अब मेंटल की बात तो ये है, तो मेंटल आपका बीच वाला स्टेप होता है यहाँ पर। ठीक है, राइट। तो मेंटल के अंदर कन्वेंशनल करंट हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ हीट अर्थ इंटीरियर टू द सरफेस। तो जिस इधर इधर क्या होंगी, बहुत सारी प्लेट होंगे, लिथोस्फेयर प्लेट होंगी, जिसे आप लिथोस्फेयर प्लेट बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई प्लेट ना हिले तो क्या होगी, हीट वहीं पर जाम हो जाएगी। लेकिन हीट को निकालने के लिए प्लेट को इधर उधर होना पड़ेगा, इधर उधर होना पड़ेगा, तो इसका मतलब भूकंप आएगा। और यहाँ आके क्या करेगी, यहाँ से हीट जाएगी कहाँ पर, क्रस्ट पर जाएगी, तो मतलब सरफेस पर जाएगी। ठीक है। These current are driven by heat produced from radioactive decay
and residual heat from earth formation. ये हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? रेडियो एक्टिविटी डीके। तो प्लेट को सरकना भी आप रेडियो एक्टिव डीके भी बोल सकते हो। और हीट को क्या करेगी? हीट को बाहर निकालेगी, रेजिडुअल मतलब छोड़ेगी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जियोलॉजिकल फीचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? मोमेंट ऑफ कन्वेक्शनल करंट इन द मेंटल इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन एंड मोमेंट ऑफ कंटिनेंट ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये बोला कि किसी चीज का फॉर्मेशन होना या उसमें मोमेंटम होना, वो क्या होता है? एक टाइम स्केल के अंदर जो भी आपका मोमेंटम हुआ है या फॉर्मेशन हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं। और करंट कॉन्फ़िगरेशन टू कंटिनेंट एंड ओशियन एंड इट्स कंटिन्यू टू शेप ऑफ हर सरफेस। जो करंट बनता है वो कहाँ बनता है? कंटिनेंट। कंटिनेंट मतलब जमीन पर बनता है। ओशन मतलब पानी में बनता है। और इस कारण क्या होता है? अर्थ के सरफेस का शेप भी चेंज होता है कई जगह, क्योंकि आप देखो हीट निकलेगी, क्या होगा? माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। जब आपका हिमालय, आपने सुन रखा होगा हिमालय, पहले कुछ सालों पहले हिमालय नहीं था, वहां पर क्या था? क्षैतिज सागर था। क्षैतिज सागर, ठीक है। यहाँ पे पानी पानी था, लेकिन क्या हुआ? ओशियन या फिर कंटिनेंटल ड्राफ्ट होने के कारण क्या हुआ? ड्रिफ्ट होने के कारण क्या हुआ? यहाँ पर पानी की जगह आपके पर्वत आने लग गए, ठीक है। तो ये क्या होता है? यहाँ ओशियन चेंज होता रहता है। और आज के टाइम भी अर्थ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसी हीट के कारण, ठीक है। तो ये था आज के टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चारों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बताए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।